प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टैटिक्स से हटकर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो हमारा पहले से चल रहे थे, उसमें उपयोगिता और उपयोगिता में हम तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व का हम अध्ययन करना चाहेंगे कि एक इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और एक इंडिफरेंस कर्व की सहायता से एक कंज्यूमर या उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। हमने अपने पूर्व व्याख्यान में पढ़ा कि उपयोगिता होती क्या है। सबसे पहले तो हमने उसको परिभाषित किया था कि उपयोगिता यानी यूटिलिटी आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब है कि उपयोगिता आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति है, यानी उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि उपयोगिता की परिभाषा में हम केवल ये समझ रहे हैं कि आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति। जैसे मान लीजिए, नेगेटिव कैसे होगी उपयोगिता। अगर कोई व्यक्ति को सिगरेट या कोई नशीले पदार्थ की आदत है, तो उपयोगिता की परिभाषा के अनुसार उसकी आवश्यकता कब संतुष्ट होगी? जब वो उस चीज का यूज कर लेगा। मान लीजिए सिगरेट या कोई अल्कोहलिक चीज है, तो उसकी आवश्यकता तो संतुष्ट हो गई, लेकिन यहाँ उसके लिए ये उपयोगिता कैसी हुई? ऋणात्मक यानी नेगेटिव हुई। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी आवश्यकता संतुष्ट हो गई, उसकी तलब मिट गई, लेकिन उपयोगिता नेगेटिव है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी को दूध पीने की आदत है, तो हो सकता है कि आवश्यकता संतुष्ट उसकी दूध पीने से होगी, और यहाँ पर उपयोगिता धनात्मक होगी। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता की जो एक सिंपल परिभाषा है कि आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं, यानी यूटिलिटी कहते हैं। और उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। उपयोगिता के मापन के लिए बहुत सारे अर्थशास्त्री, जिनमें क्लासिकल अर्थशास्त्री और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उसके मापने के अलग अलग उपाय बताए, जिनका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। संक्षेप में हम देखते हैं कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि उपयोगिता मापनीय है, अर्थात उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी यूटिलिटी का मापन किया जा सकता है। अब बात आती है कि उपयोगिता का मापन कैसे होगा। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु की जितनी कीमत हम चुकाते हैं, उतनी ही यूनिट उस वस्तु की उपयोगिता होगी। ये एक सिंपल क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हुए हैं, चाहे उसमें 300 और उसके बाद के अर्थशास्त्री होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, उपयोगिता मापनीय नहीं है, अर्थात उपयोगिता का मुद्रा द्वारा मापन नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, केवल उन्हें एक क्रम प्रदान किया जा सकता है। अर्थात अब यहाँ दो उपयोगिता के मापने के दृष्टिकोण विकसित हो गए। जिन्होंने उपयोगिता को, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उपयोगिता को मापनीय माना, अर्थात मुद्रा द्वारा उसकी गणना संभव बताई। उस अप्रोच को हम कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। और जिन अर्थशास्त्रियों, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, अर्थात दो वस्तुओं की हम एग्जैक्ट कितनी उपयोगिता उससे मिल रही है उसका मापन नहीं कर सकते, केवल उन्हें क्रम प्रदान कर सकते हैं। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं है, उनको एक क्रम प्रदान कर सकते हैं। अतः उनका जो दृष्टिकोण विकसित हुआ, उस दृष्टिकोण को हम कहते हैं क्रमवाचक विश्लेषण। तो ये बात अब क्लियर हो गई कि उपयोगिता के मापन के लिए दो दृष्टिकोण हमने पढ़े थे। एक गणनावाचक, जिनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है मुद्रा के रूप में। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्रमवाचक, अर्थात उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता,
केवल एक क्रम प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य का मतलब यह हुआ कि उपयोगिता एक एहसास करने की चीज है, उसको हम केवल फील कर सकते हैं, माइंड में हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसका मापन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपने कोई 2 बुक्स पढ़ी, उनकी कीमत आपने कितनी चुकाई, तो जो गणनावाचक है उनके अनुसार तो उनकी जो कीमत चुकाई उतनी यूटिलिटी उसकी उपयुक्त हुई। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि आप ये बता सकते हो कि ये बुक पढ़ने से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और इस बुक को पढ़ने से उसकी तुलना में कम सेटिस्फैक्शन मिला। अर्थात हम केवल उन्हें क्रम प्रदान कर सकते हैं कि किस से हमें, कौन सी वस्तु से हमें ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, हमें अच्छा फील हो रहा है, किससे कम हो रहा है। अर्थात उपयोगिता एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। जब हमने गणनावाचक, मार्शल आदि के दृष्टिकोण पढ़े तो वह गणितीय रूप से हमने उसकी विवेचना की। हम जब क्रमवाचक विश्लेषण पढ़ते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्रमवाचक विश्लेषण को एक्सप्लेन करने के लिए अपना जो एक कॉन्सेप्ट लिया, उसमें लिया इंडिफरेंस कर्व। हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ना चाह रहे थे, तो इंडिफरेंस कर्व इंग्लिश में हम जैसे कह रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, हिंदी में उसके कई नाम हो सकते हैं। इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व ऐसी लिख रहे हैं, हिंदी में उसको हम तटस्थता वक्र कह सकते हैं। अलग अलग राइटर कोई उसको उदासीनता वक्र कह सकता है, कोई उसे समान संतुष्टि वक्र कह सकता है। सबका मतलब एक ही है कि क्योंकि उदासीनता या तटस्थता या समान संतुष्टि वक्र का मतलब हुआ कि उस वक्र पर हम कहीं भी रहे हमें संतुष्टि का स्तर समान मिलेगा, इसलिए समान संतुष्टि वक्र कहें। या उदासीनता इसलिए कि हम उदासीन हैं किसी भी बिंदु पर रहने के लिए, क्योंकि संतुष्टि का स्तर समान होगा। या हम उसको तटस्थता, यानी हम तटस्थ हैं, कहीं भी रहें, कोई बिंदु पे रहें। तो अब बात ये आती है कि एक तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या समान संतुष्टि वक्र कहते किसे, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हम उसको परिभाषित करेंगे, फिर तटस्थता वक्र की विशेषता हम पढ़ेंगे, और उसके बाद एक तटस्थता वक्र की सहायता से एक कंज्यूमर यानी उपयोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है, तो हम तटस्थता मानचित्र द्वारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि एक तटस्थता वक्र होता क्या है। तो जैसा कि एक चित्र बना हुआ है कि एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने यहाँ पर लिया। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु, क्योंकि जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो उपयोगिता विश्लेषण हम पढ़ते हैं तो यूटिलिटी हमें किससे मिलती है, वस्तुओं से मिलती है। अतः यूटिलिटी के लिए हमें वस्तुओं का हम अध्ययन करेंगे, जबकि हम जब उत्पादन फलन पढ़ेंगे तो उत्पादन जो है वो साधनों से होता है, और वहाँ पर हम 2 साधन लेंगे, एक्स अक्ष पर एक्स साधन, वाई अक्ष पर वाई साधन। क्योंकि अभी हम यहाँ पर हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो उपयोगिता हमें वस्तुओं से मिलती है, इसलिए एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु लेंगे और वाई अक्ष पर वाई वस्तु लेंगे। तो हमने एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु लिया, वाई अक्ष पर वाई वस्तु, और ये देखा कि एक तटस्थता वक्र, ये मान लीजिए आपका एक्स अक्ष तो एक्स वस्तु हो गई और ये वाई वस्तु, और इस पर विभिन्न हम संतुलन के बिंदु लेते हैं। तो मान लीजिए एक कोई ये बिंदु है ए, अर्थात इस पर हम अगर देखें तो इतनी वाई वस्तु है और इतनी आपकी एक्स वस्तु है। मान लीजिए ये x1 हुआ, ये y1। अगर हम दूसरा बिंदु ले इस पर, मान लीजिए बी बिंदु, तो आप देखते हैं कि ये आपका x वस्तु है और ये आपकी y वस्तु है। इस तरह हम कई बिंदु ले सकते हैं और इन बिंदुओं को हमने मिला दिया तो ये जो वक्र बना ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हुआ। अर्थात ये विभिन्न बिंदु हमने लिए, इनका यानी इस पे x वस्तु इतनी थी, y वस्तु इतनी थी, यानी x वस्तु और y वस्तु का एक संयोग हुआ। b बिंदु पर x वस्तु में वृद्धि हुई, y वस्तु में कमी हुई, लेकिन ये एक संयोग हुआ। अर्थात तटस्थता वक्र को समझने के लिए या उदासीनता या इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए कि क्या है कि ये 2 वस्तु कौन सी, x एंड y, उनके विभिन्न संयोग हम इसलिए कह रहे हैं कि a बिंदु पर x वस्तु और y वस्तु का संयोग अलग है, और b बिंदु पर x वस्तु में वृद्धि हुई है, y वस्तु में कमी हुई है। अर्थात x और y वस्तु का संयोग अलग है, और इन संयोगों को हमने मिला दिया, इन बिंदु पथों को हमने मिला दिया
तो एक बिंदु पथ हमारा जो बना, इसी को हम तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो सीधी भाषा में इसकी परिभाषा क्या हो गई कि एक तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व दो वस्तु कौन सी, एक्स एंड वाई के विभिन्न संयोग अलग अलग है, ए बिंदु पर बी बिंदु पर। तो एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। अर्थात हम ए बिंदु पर रहें, बी बिंदु पर रहें, सभी पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। अगर परिवर्तन हुआ या केवल, तो हुआ है केवल वस्तु की मात्रा में। अर्थात जब हम ए बिंदु पर थे तो एक्स वस्तु इतनी थी, वाई वस्तु ज्यादा थी। बी बिंदु पर आने से एक्स वस्तु में वृद्धि हुई है, वाई वस्तु में कमी हुई है। अर्थात परिवर्तन केवल वस्तु की मात्रा में हुआ है, संतुष्टि का स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्थात हम चाहे ए बिंदु पर रहें, चाहे बी बिंदु पर रहें, हम ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएं, एक तटस्थ वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान होता है, परिवर्तन केवल वस्तु की मात्रा में होता है। तो ये सीधी भाषा में है, इसकी एक परिभाषा होगी। अगर किसी तटस्थ वक्र में, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, मैं एक से अधिक तटस्थ वक्र बना दूं, IC1, IC2, IC3, मान लीजिए एक्स वस्तु है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर वाई वस्तु है, तो इसका मतलब हुआ जब हम एक ही वक्र का अध्ययन करते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व होता है, यानी तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र कहते हैं। लेकिन जब हम एक ही वक्र में, एक ही चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र बनाते हैं तो उसे हम तटस्थ वक्र ना कहकर एक तटस्थ मानचित्र कहते हैं, अर्थात इंडिफरेंस मैप के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि IC1, IC2, IC3, मैंने यहाँ 3 तटस्थ वक्र लिए, कितने भी हो सकते हैं, IC4। तो एक से अधिक अगर तटस्थ वक्र किसी चित्र में हो तो उसे हम तटस्थ मानचित्र कहते हैं। इसका भी मतलब आप समझ लें कि हमने ये कहा था कि एक वक्र पर हम ऊपर नीचे कहीं रहे, तटस्थ वक्र एक है, तब तो संतुष्टि का स्तर समान होता है। लेकिन अगर आपके तटस्थ वक्र ही बदल जाए, यानी IC1, IC2 हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि IC1 की तुलना में IC2 के हर बिंदु पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, IC2 की तुलना में IC3 पर ज्यादा होगा, और IC3 की तुलना में IC4 पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा। अर्थात जैसे जैसे तटस्थ वक्र ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, उनमें संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ही तटस्थ वक्र पर अगर हम रहते हैं तो वहां संतुष्टि का स्तर समान होता है। जैसे कि हमारे IC हमने लिया था, हम ए बिंदु पर रहे या बी बिंदु पर रहे, संतुष्टि का स्तर समान होगा। अब जैसे कि हमने लिया IC1 के कोई बिंदु में लेता हूं, मान लीजिए ए और बी, और आपसे पूछा जाए कि ए और बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि ए और बी दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, क्योंकि दोनों ही तटस्थ वक्र IC1 पर एक पर ही हैं। अर्थात एक ही तटस्थ वक्र को होने के कारण उन पर संतुष्टि यानी यूटिलिटी समान होगी। अगर मैं IC2 पर कोई बिंदु C ले लेता हूं और D ले लेता हूं और इस पर E ले लेता हूं IC3 पर, अब हम कहें आपसे कि C और D और A B में तुलना कीजिए, तो आप कहेंगे कि C और D बिंदु पर A और B की तुलना में संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि A और B जो बिंदु है वो IC1 के बिंदु हैं, जबकि C और D बिंदु है वो IC2 के बिंदु हैं। और IC1 अलग नीचे वाला तटस्थ वक्र है, जबकि IC2 ऊपर वाला तटस्थ वक्र है। अर्थात A और B की तुलना में C और D पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा। फिर हम आपसे कहें कि C और D में किस पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, तो चूंकि C और D दोनों एक ही तटस्थ वक्र पर है, इसका मतलब हुआ कि एक ही वक्र पर हम कहीं भी रहे, संतुष्टि का स्तर समान होता है। अर्थात C और D पर संतुष्टि का स्तर समान होगा। अगर हम इनकी तुलना करें हम IC3 से, तो हम देखेंगे कि IC3 का बिंदु E है, अर्थात E बिंदु पर A B C D इनकी तुलना में संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा। अर्थात वहां पर क्योंकि IC3 का जो बिंदु है वो E है और वो और भी ऊंचा तटस्थ वक्र है। अर्थात हम ये समझ पाए कि एक ही तटस्थ वक्र पर हम ऊपर या नीचे कहीं रहे,
उस पर संतुष्टि का स्तर समान होता है, केवल परिवर्तन होता है वस्तु की मात्रा में। अर्थात जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो x वस्तु में वृद्धि होती है तो y वस्तु में कमी होती है। और जब हम एक से अधिक तटस्थ वक्र बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मतलब हुआ कि उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। और IC1, IC2, IC3 जो हमारे तटस्थ वक्र बनते हैं, IC1 की तुलना में IC2 के बिंदु पर संतुष्टि ज्यादा होगी, IC2 की तुलना में IC3 पर ज्यादा होगी। इस तरह हम अनंत बना सकते हैं और उस पर हम संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ही तटस्थ वक्र की बात करते हैं तो वह संतुष्टि का स्तर समान होता है। अब तटस्थ वक्र आप इंडिफरेंस कर्व समझ गए, इंडिफरेंस मानचित्र आप मैप आप समझ गए। अब हम यहाँ देखना चाहेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व है उनकी विशेषताएं क्या होती है, अर्थात हम उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना चाहेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि एक तटस्थ वक्र 4-5 विशेषताएं हमने यहाँ लिखी है, हम उनको एक एक को विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता जैसी लिखी है कि तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। पहली विशेषता, इसका मतलब है बाएं से दाएं। जैसे कि ये चित्र में आप देख रहे हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है। जब भी हमने चित्र देखा तटस्थ वक्र का, ये बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र बना है। तो जैसे आपको दिख रहा है तो हम तटस्थ वक्र बनाते हैं इस तरह, अर्थात ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है बाएं से दाएं। ये तो एक इसकी विशेषता हुई। बट बात ये आती है कि एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता क्यों है। हेडलाइंस तो आपकी हो गई कि एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लेकिन बात यह है कि एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। तो इसका जो रीजन लिखना है विशेषता में, तो आपको लिखना है कि एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जैसा कि चित्र से भी आपको, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। लेकिन इसका रीजन आपसे पूछा जाए कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ एक इंडिफरेंस का होता कैसे है और क्यों होता है, तो इसका मतलब है कि x जब हम बाएं से दाएं नीचे की ओर आते हैं तो x वस्तु में वृद्धि होती है और y वस्तु में कमी होती है। जैसे आपने देखा जब हम A बिंदु पर थे तो O से लेकर x1 तक की वस्तु थी और y वस्तु O से लेकर y1 तक की थी। जब आप B बिंदु पर आए तो O जो x वस्तु है उससे x2 हो गई, अर्थात x1 से x2 की आपकी वृद्धि हो गई और y वस्तु में y1 से लेकर y2 तक की कमी हो गई। अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का जो रीजन है, उसका जो महत्वपूर्ण रीजन है कि जब एक वस्तु में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु में कमी होती है। अर्थात आप ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे B की ओर आ रहे हैं तो x वस्तु में वृद्धि होती है तो y वस्तु में कमी होती है। और अगर आप B से A की ओर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो संतुष्टि का स्तर तो समान होगा, लेकिन x वस्तु में कमी होगी तो y वस्तु में वृद्धि होगी। अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर आने का जो रीजन है, वो कारण है, उसमें ये लिखना है कि जब एक वस्तु में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु में कमी होती है। यही तटस्थ वक्र की पहली विशेषता हमने पढ़ी कि एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ओके, दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। कॉन्वेक्स होता है। मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर, ये तो एक हेडलाइंस हो गई। अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता कैसे है। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हेडलाइंस आप लिखेंगे कि तटस्थ वक्र या डिफरेंस कर्व या समान संतुष्टि वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। इसका रीजन में जो लिखना है कि जो MRS होती है, MRS XY, वो घटती हुई होती है। MRS का मतलब है प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। इसका रीजन मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY। जब आपने XY लिखा तो इसका मतलब है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ये जो X, इसका मतलब है X ऑन Y। अब
तो जो x ऑन y है तो इसका मतलब एक्स वाई लिखेंगे तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन YX, इसका मतलब हुआ y ऑन x, तो यहां पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y लिखेंगे। दोनों ही आप यूज कर सकते हो। मतलब ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, इसलिए एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। अगर आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई लिखी तो इसका मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई एक्स लिखा इसका मतलब है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। दोनों ही आप यूज कर सकते हो। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, इसलिए एक तटस्थ वक्र, अच्छा घटती हुई का यह मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास दो वस्तुएं हैं, x वस्तु और y वस्तु। तो आप देखें जो x वस्तु है और जो y वस्तु है, मान लीजिए x वस्तु में आप इकाई में वृद्धि करते हो। x वस्तु में कितनी वृद्धि कर रहे हो? इकाई में। तो y वस्तु की जितनी वस्तुओं का त्याग किया जाएगा x वस्तु की एक इकाई के बदले में वो कम होती जाएगी, अर्थात घटती हुई जाएगी। मान लीजिए जब आपकी x वस्तु 1 थी तब यहाँ पर y वस्तु आपकी 20 थी। अब x वस्तु में आपने इकाई की वृद्धि की, 1 से 2 हो गई, तो y वस्तु मान लीजिए आपकी 15 हो गई। यानी x वस्तु में इकाई की वृद्धि करने से y वस्तु का त्याग कितना किया? 5 का, क्योंकि जब एक वस्तु यूज कर रहे थे तो y वस्तु आप 20 यूज कर रहे थे। x वस्तु में इकाई की वृद्धि करने से y वस्तु में आपने 5 की कमी की। जब 1 से 2 हुई आपकी x वस्तु तो y वस्तु आपकी 15 रह गई, अर्थात एक वस्तु की जो वृद्धि की आपने x में, उसके बदले में y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग किया। फिर x में एक और आपने वृद्धि की, 2 से 3 हो गई, तो यह मान लीजिए आपका जो आपकी y वस्तु है वो मान लीजिए 12 हो गई। अर्थात अब आपने जो y वस्तु का त्याग किया, एक x वस्तु में इकाई की वृद्धि करने से y वस्तु की 3 इकाइयों का त्याग किया। यानी पहले 5 का किया, अब 3 का कर रहे हो, यानी कम होती जा रही है। अगर आप फिर 3 से 4 x वस्तु में इकाई की वृद्धि करते हो तो मान लीजिए यहाँ y वस्तु आपकी 10, अब आपने 12 और 10 में 2 का डिफरेंस है, यानी x की एक इकाई के बदले में y वस्तु की 2 इकाइयों का ही त्याग किया। अर्थात जो हम लिख रहे थे MRS एक्स वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब है y वस्तु में परिवर्तन और डेल्टा x का मतलब है x वस्तु में परिवर्तन। तो ये कैसा होगा? घटता हुआ होगा। तो डेल्टा y जैसे आप देख रहे हैं 20 से 15 हुआ, तो ये हुआ 5 और x वस्तु का डिफरेंस तो दोनों का एक ही है, तो 1 5 अनुपात 1। फिर हो गया आपका मान लीजिए डेल्टा y में डिफरेंस 3 का अनुपात 1, फिर 2 अनुपात 1, और ये जो अनुपात है ये घटता हुआ होता है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते किसे हैं? सीधा सा मतलब है कि जब x वस्तु में इकाई की वृद्धि की जाती है, इकाई क्वांटिटी की वृद्धि की मात्रा की वृद्धि की जाती है, तो उसके बदले में y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उसको हम लिखते हैं MRS एक्स वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और अगर इसको हम MRS वाई एक्स लिखते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई घटती होती है 2। और ये किसके अंदर लिखना है कि एक इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, उसके रीजन में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को लेकर होती क्या है और ये घटती हुई कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करना है। जब हम कहते हैं कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है तो उसमें आपको लिखना है कि एक वस्तु में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु में कमी होती है, इसलिए एक इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब हम देखें कि एक तटस्थ वक्र, मान लीजिए दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये इसकी विशेषता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये एक हमने उसकी विशेषता लिखी। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई, ये एक इंडिफरेंस कर्व IC1 और ये मैंने लिया दूसरा इंडिफरेंस कर्व IC2 और इनको एक बिंदु पर काट दिया।
मान लीजिए काट दिया, जबकि हम हेडलाइंस में लिख रहे हैं कि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये उसकी विशेषता है। लेकिन हमने काट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि IC1 और IC2 के जिस बिंदु पर दोनों तटस्थ वक्र एक दूसरे को अगर काटते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो कॉमन बिंदु है दोनों के लिए। कॉमन बिंदु का मतलब हुआ अर्थात IC1 और IC2 दोनों के लिए वो कॉमन बिंदु है और उस बिंदु पर संतुष्टि का स्तर IC1 के लिए और IC2 दोनों के लिए समान होगा। जबकि हमने तटस्थ वक्र की विशेषताओं में पढ़ा था जब इंडिफरेंस मैप मानचित्र के अंदर कि IC1 की तुलना में IC2 के हर बिंदु पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है, क्योंकि IC1 नीचे वाला तटस्थ वक्र है, IC2 ऊपर वाला तटस्थ वक्र है और दोनों तटस्थ वक्र IC1 पर कम संतुष्टि होगी IC2 की तुलना में। इसलिए वो परिभाषा के विपरीत होगा, क्योंकि काटने पर दोनों तटस्थ वक्र का समान संतुष्टि बिंदु होगा, जो कि तटस्थ वक्र की परिभाषा के अनुसार नहीं हो सकता। अतः विशेषता क्या हुई कि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले काट के बताना है और ये रीजन लिखना है कि IC1 की तुलना में IC2 के हर बिंदु पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होता है। अगर दोनों काटते हैं तो दोनों के लिए कॉमन बिंदु होगा, जो कि नहीं हो सकता। अगली विशेषता हम देखें कि तटस्थ वक्र गोलाकार नहीं हो सकता। अब मान लीजिए बहुत से राइटर्स या बहुत से स्टूडेंट ये पढ़ने में आते हैं और हेडलाइंस लिख देते हैं कि तटस्थ वक्र गोलाकार हो सकता है। हेडलाइंस डाल सकते हो, लेकिन उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसका स्पष्टीकरण उसमें लिखना होगा कि उनका मतलब एक ही है। जिसने हेडलाइंस लिखा तटस्थ का वक्र गोलाकार नहीं हो सकता है, होता है, हेडलाइन से हम उसको नहीं देखें, अंदर उसने जो एक्सप्लेन किया उसमें उसका रीजन लिखा है, उसके अनुसार उसको समझते हैं। मान लीजिए एक तटस्थ वक्र गोलाकार होता है, हमने कहा नहीं होता, मान लीजिए अगर होता है तो इसको नहीं होता है समझने के लिए मैंने इसके 4 भाग कर दिए, एक गोले के 4 भाग बना दिए। ठीक है, इन 4 भागों को मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर दिया। अब चूंकि तटस्थ वक्र की जब इंडिफरेंस करके हमने परिभाषा दी तो ये कहा कि एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, पहली बात। दूसरी हमने इसमें देखा कि जब बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है तो x वस्तु में वृद्धि होती है तो y वस्तु में कमी होगी। एक बात ये, तो इस अगर हम पूरे गोले का अध्ययन करें तो देखिए यहां पर वो शर्त लागू नहीं होती, इसमें भी वो शर्त लागू नहीं होती और इस पर भी वो शर्त लागू, यानी 4 भाग जो हमने किए उसका इन कई भागों पर वो शर्त लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब हुआ कि एक तटस्थ वक्र का केवल तीसरा भाग पर ही वो शर्त लागू हो रही है। कौन सी शर्त? कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने वाली शर्त, पहली बात। दूसरी बात, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने वाली और एक वस्तु में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी। ये दोनों शर्तें एक गोले के केवल इस भाग में ही पूरी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं बाकी भागों में वो शर्त पूरी नहीं हो रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र एक पूरा गोला नहीं हो सकता, उस गोले का केवल एक भाग ही तटस्थ वक्र होता है। तो हेडलाइंस आप कुछ भी लिखें उसका स्पष्टीकरण होगा, उसमें ये लिखना पड़ेगा कि उसका जो ये तीसरा भाग है वही तटस्थ वक्र का भाग है, बाकी तटस्थ वक्र के हिस्से नहीं है। अब कुछ विशेषताएं और लिख सकते हैं कि एक तटस्थ वक्र x अक्ष के समानांतर हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे तो देखिए हमें ये लिखा तटस्थ वक्र x अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? देखें ये x अक्ष है, ये O है, ये y है, मैंने एक तटस्थ वक्र x अक्ष के समानांतर बना दिया मान लीजिए। इसका मतलब क्या होगा? अगर हमने x अक्ष के समांतर कोई तटस्थ वक्र बनाया और इस पर हमारा ये बिंदु है, ये B बिंदु है, तो यह हमारी x1 वस्तु हुई, ये हमारी x2 हुई। यानी A से अगर हम B पर आते हैं तो x वस्तु में चेंज हो रहा है, लेकिन y वस्तु आपकी फिक्स है, O से लेकर A तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा।
अर्थात अगर हम एक तटस्थ वक्र एक्स अक्ष के समांतर लेते हैं तो केवल परिवर्तन एक्स वस्तु में हो रहा है, वाई वस्तु में कोई चेंज नहीं हो रहा। जबकि हम तटस्थ वक्र जब पढ़ते हैं तो हमने कहा था कि एक वस्तु में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु में कमी होना जरूरी है, इसलिए वो शर्त यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। यहाँ चेंज केवल एक्स वस्तु में हो रहा है, वाई वस्तु अपनी जगह फिक्स है, इसलिए तटस्थ वक्र एक्स अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक अगर तटस्थ वक्र हम ऐसा बनाए, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये ओ है, ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है, तो आप इसके बिंदु आप देखोगे ए और बी लेते हैं तो ये y1 से y2 हो गया। यहां देखते जब हम y अक्ष के लंबवत बनाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर x वस्तु फिक्स हो गई है, परिवर्तन केवल y वस्तु में हो रहा है। जबकि हमने x अक्ष के समांतर लिया था तो x वस्तु में चेंज हो रहा था, y वस्तु फिक्स हो गई थी। जब हमने इसको लंबवत बनाया तो यहाँ पर x वस्तु फिक्स हो गई है, परिवर्तन केवल y वस्तु में हो रहा है। लेकिन हमने पढ़ा था, विशेषता में देखा था कि तटस्थ वक्र के अंतर्गत जब एक वस्तु में वृद्धि होती है तो दूसरी में कमी होना जरूरी है। वो शर्त यहाँ लागू नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, इसलिए एक तटस्थ वक्र y अक्ष के लंबवत भी नहीं हो सकता, x अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता। तो क्या एक तटस्थ वक्र ऐसा हो सकता है ऊपर की ओर जाता हुआ, यह धनात्मक हो सकता है क्या? देखें, यह आपका O, यह x वस्तु, ये y वस्तु, और मैं ऐसा एक तटस्थ वक्र बना दिया और ये A बिंदु है, इसका B है, तो A बिंदु पर आप देखेंगे ये x1 वस्तु, ये y1, B बिंदु पर h2, ये y2। तो एक तटस्थ वक्र क्या धनात्मक ढाल का हो सकता है क्या? तो हमने देखा कि एक तटस्थ वक्र को जब परिभाषित किया, बार बार हमने कहा कि एक वस्तु में अगर वृद्धि होती है तो दूसरी में कमी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर की ओर एक धनात्मक ढाल का तटस्थ वक्र हम बनाते हैं तो A से अगर हम B पर जाते हैं तो x वस्तु में भी वृद्धि होती है और y वस्तु में भी वृद्धि होती है, और B से A पर आते हैं तो दोनों में कमी होती है। अर्थात वो शर्त कि एक वस्तु में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु में कमी होना चाहिए, यहाँ पर पूरी नहीं होती है। अर्थात एक तटस्थ वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ भी नहीं हो सकता, अर्थात उसका स्लोप धनात्मक भी नहीं हो सकता। तटस्थ वक्र का स्लोप ऋणात्मक ही होता है और वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एक वस्तु में अगर वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी होती है। तो आज हमने कोशिश की आपको डिफरेंस का होता क्या है और उसकी विशेषताओं को समझने की। हम अगले व्याख्यान में तटस्थ वक्र की सहायता से, यानी तटस्थ मानचित्र की सहायता से, एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल या संतुलन बिंदु कहाँ होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।